Hello students. Today I am going to tell you about approaches and methods of lifespan development. Developmental psychologists use various perspectives for studying lifespan development. पर्सपेक्टिव से क्या मतलब होता है कि कितने टाइप से हम लाइफ स्पैन को इंटरप्रेट कर सकते हैं. जैसे डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव हैं वो उनका जो मेन ओरिएंटेशन होता है वो चेंज हो जाता है. जैसे साइकोडायनेमिक नेचर पे फोकस करते हैं कि जो हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और जो हमारा पास्ट है वो इम्पॉर्टेंट होता है. बिहेवियरिस्ट नर्चर पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो हम प्रेजेंट में जी रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इसी टाइप से जितने पर्सपेक्टिव हैं वो अलग अलग आस्पेक्ट पे फोकस करते हैं और उसके हिसाब से लाइफ स्पैन का जो डेवलपमेंट होता है उसको इंटरप्रेट करते हैं. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की कई पर्सपेक्टिव हैं. जैसे पहला साइकोडायनेमिक, behavioristic perspective, social learning perspective, cognitive perspective, information processing perspective, humanistic perspective and socio-cultural perspective. इनमें से आप सबको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे आपको. फर्स्ट कमिंग टू द psychodynamic perspective. The advocates of this theory believe that much behavior is motivated by inner forces, memories and conflicts of which a person has little awareness or control. The inner forces which may stem from childhood influence behavior throughout life. तो साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव का समरी क्या है कि जो साइकोडायनेमिक के एडवोकेट्स हैं या जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट लाइफ स्पैन को साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जिस चीज़ के लिए जो इंडिविजुअल की लाइफ है दैट इज़ डिटरमिन बाय हिज पास्ट, और उसमें से भी वो सारी चीज़ें जिसके लिए वो कॉन्शियस नहीं होता है, उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज जो होती हैं, चाइल्डहुड में उसके साथ क्या हुआ है, उसके हिडन ड्राइव्स, हिडन नीड्स, वो जो होती हैं उसके वो लेटर लाइफ को पॉजिटिवली या निगेटिवली अफेक्ट करती हैं और जिनके लिए वो खुद अवेयर नहीं होता है. क्योंकि चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उस टाइम मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो ट्रेसेस हमारे लाइफ लॉन्ग चले और जब हम बड़े हो जाएं तो वो मेमोरीज हमको सारी याद रहें. तो वो सब अनकॉन्शियस लेवल पे होता है. लेकिन ये जो पास्ट होता है इंडिविजुअल का, ये उसकी फ्यूचर लाइफ को डिटर्मिन करता है. तो साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव बेसिकली फोकसेस ऑन द inner forces and upon the past of which a person himself or herself is not aware. ये साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव बेसिकली दो साइकोलॉजिस्ट के आसपास घूमता है, एक फ्रॉयड एंड एरिक्सन. These are the two key psychodynamic theorists whose theory remain influential today. The psychodynamic perspective is most closely associated with Sigmund Freud. Freud's psychoanalytic theory suggests that unconscious forces act to determine personality and behavior. To Freud, the unconscious is a part of personality about which a person is aware. तो साइकोडायनेमिक में जो फर्स्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट हैं ही इज़ फ्रॉयड. और फ्रॉयड की जो साइकोएनालिटिक थ्योरी है वो किस चीज़ पे फोकस करती है? अनकॉन्शियस फोर्सेस के ऊपर, जो कि हमारे पर्सनालिटी और बिहेवियर को डिटर्मिन करती है. और इस अनकॉन्शियस के लिए इसका नाम ही अनकॉन्शियस है कि वो चीज़ें जिन्हें हम चाह के भी अपने कॉन्शियस या अवेयरनेस में नहीं ला पाते. तो जिनके लिए एक पर्सन, एक इंडिविजुअल अनअवेयर होता है, वो सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी और हमारे बिहेवियर को प्रभावित करती हैं. He describes development and behavior as a result of the interplay of inner drives, memories, and conflicts we are unaware and cannot control. These inner forces influence our behavior throughout our life. Freud suggested that the unconscious is responsible for a good part of our everyday life. फ्रॉयड ने इसको एक आइसबर्ग के रूप में पिक्चराइज किया है. उन्होंने कहा जैसे आइसबर्ग का सिर्फ 1/3 जो पार्ट होता है वो विजिबल होता है और जो उसका मेजॉरिटी होता है 2/3 पार्ट होता है वो पानी के नीचे होता है. इन द सेम वे इफ़ वी डिवाइड द ब्रेन इनटू 3 पार्ट, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, मेजॉरिटी ऑफ द माइंड बिलोंग्स टू द अनकॉन्शियस पार्ट जो कि पानी के नीचे होता है अगर हम आइसबर्ग से इसकी तुलना करें, ऑफ विच अ पर्सन इज़ नॉट एट ऑल अवेयर.
अवेयर हम कितने पार्ट के होते हैं? ये जो वाइट पार्ट है, इस पार्ट के सिर्फ हम अवेयर होते हैं, जिसको कॉन्शियस पार्ट के रूप में जाना जाता है। प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस क्या होता है? जो इसकी हमारी मेमोरीज होती हैं, ये कॉन्शियस में तो नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो इन्हें हम रिकॉल कर सकते हैं। जैसे किसी का फ़ोन नंबर है तो वो हमें अभी तो याद नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें पूछे कि मिस्टर ए का फ़ोन नंबर क्या है, तो हम उसे रिकॉल कर पाएंगे। तो जो सारी हमारी मेमोरीज़ जिनको हम थोड़ा प्रयास करके अपने कॉन्शियस लेवल पे ला सकते हैं, उसे प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस कहते हैं। लेकिन ये जो अनकॉन्शियस का पार्ट है, ये जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये अनकॉन्शियस है। इसके लिए हम अनअवेयर होते हैं, और चाइल्डहुड से लेकर अब तक की हमारी जितनी रिप्रेस्ड मेमोरीज होती हैं, जो चीज़ें हमें नहीं अच्छी लगती हैं, उनको आदमी मोटिवेटेड फॉरगेटिंग उनकी करता है, वो सारी उसकी नीड्स, ड्राइव, इम्पल्सेस इस अनकॉन्शियस में क्यूमुलेट होती जाती हैं, और जिसके लिए पर्सन अवेयर नहीं होता है। और ये अनकॉन्शियस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। तो this is the summary of Freud's perspective of the लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। फ्रॉयड ने इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है, इसकी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बताई हैं 5। इसमें से पहली जो स्टेज है वो ओरल स्टेज है, इसको फ्रॉयड ने 0 से 18 मंथ तक की बताई है। दूसरी एनल स्टेज है, इसको टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेज भी बताया है, ये 18 महीने से 3 साल तक की होती है। फिर फॉलिक स्टेज है, ये 3 से 6 साल तक की होती है। उसके बाद लेटेंसी स्टेज है, ये 6 साल से प्यूबर्टी तक होती है। और उसके बाद लास्ट स्टेज बताई है जेनाइटल स्टेज, ये प्यूबर्टी से एडोलेसेंट तक होती है। और ये जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस होती हैं, हर स्टेज की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, और उन कैरेक्टरिस्टिक को क्रॉस करके ही इंडिविजुअल अगली स्टेज में क्रॉस ओवर करता है। दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट हैं साइकोडायनेमिक अप्रोच में, वो एरिक्सन हैं। एरिक्सन की थ्योरी को साइको सोशल थ्योरी के नाम से जाना जाता है, एंड इट एम्फसाइजेज अवर सोशल इंटरेक्शन विद अदर पीपल। इन एरिक्सन्स व्यू, सोसाइटी एंड कल्चर बोथ चैलेंज एंड शेप अस। Psychosocial development encompasses change in our interaction with and understandings of one another, as well as in our knowledge and understanding of us as member of society. एरिक्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रॉयड से इंटायरली डिफरेंट है। वो ये बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये आइसोलेशन में नहीं होते हैं। हम सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और ये जो सोसाइटी है या जो कल्चर जिसमें हम प्रिवेल करते हैं, ये हमें चैलेंजेस देते हैं, और ये चैलेंजेस को हम फेस करते हैं, और ये जो हमारे सोसाइटी के और कल्चरल नॉर्म्स हैं, ये हमारी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। एरिक्सन ने भी लाइफ स्पैन स्टेज की कई सारी स्टेजेस बताई हैं। जैसे इसमें 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताई है। जैसे पहली इनकी है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये 1 साल तक होती है। दूसरी स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ये 1 से 3 साल तक की होती है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये 3 से 6 साल तक की होती है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ये 6 से 12 साल तक बताया है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये प्यूबर्टी से अडल्टहुड होता है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, अर्ली अडल्टहुड, इसमें कंपेनियनशिप के ऊपर फोकस होता है। जनरलाइजेबिलिटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये मिडिल अडल्टहुड तक होता है, एंड इट गाइड्स द नेक्स्ट जनरेशन। एंड द लास्ट स्टेज इज इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये लेट अडल्टहुड की स्टेज होती है। एंड इस स्टेज में जो इंडिविजुअल है, ही एक्सेप्ट्स मिस्टेक्स एंड व्यूज लाइफ एज मीनिंगफुल। तो ये एरिक्सन के हिसाब से लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस हैं, और हर स्टेज में इंडिविजुअल का डिफरेंट टाइप से डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट स्टेज जो उन्होंने बताई है, फर्स्ट ईयर में डेवलप होती है। इसमें ट्रस्ट वर्सेस जो मिसट्रस्ट होता है, इसमें बच्चा अपने ट्रस्ट को बिल्डअप करने की कोशिश करता है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उनको अपने पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश करता है, फिर सिबलिंग्स के ऊपर करता है। इस टाइप से लास्ट तक वो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर तक पहुंच जाता है, जहाँ पे वो अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी गाइड करता है और लाइफ में मीनिंग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है।
सेकेंड पर्सपेक्टिव है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का, द बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, फोकसिंग ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव जो है वो बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करता है कि वो बिहेवियर जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बिहेवियर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर वो होता है जिसे हम देख सकते हैं, जैसे अगर कोई आदमी बहुत गुस्से में है तो उसका गुस्सा वो मारपीट कर रहा है या अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है या उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, तो ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा होता है कोवर्ट। कोवर्ट बिहेवियर क्या होता है? जो अंदर ही अंदर होता है, विच इज़ नॉट ऑब्जर्वेबल एंड दैट इज़ इन्फर्ड फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये जो कोवर्ट बिहेवियर होता है जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसके ऊपर इन्होंने फोकस नहीं किया, इन्होंने ओवर्ट बिहेवियर के ऊपर फोकस किया है कि यानी वो सारे बिहेवियर जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बिहेवियरिस्ट examine only behaviors that can be observed and believe that all behavior is influenced by the physical and social environment. This line is the key line to interpret the behavioral perspective of lifespan development. वॉटसन बिहेवियरल पर्सपेक्टिव के मेन प्रोपोगेटर थे, और वॉटसन का ये मानना था कि जो बच्चा जब पैदा होता है, ही इज़ जस्ट लाइक अ टेबुला रासा। उन्होंने एक नाम इसको दिया था, टेबुला रासा में मतलब ब्लैंक स्लेट। तो उनका मानना था कि एक जब बच्चा पैदा होता है तो वो ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, और अगर आप वो बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं उसे एक जज भी बना सकता हूँ, लॉयर भी बना सकता हूँ, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बना सकता हूँ, या एक भिखारी भी बना सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ पे फोकस कर रही हैं? ये सारी चीज़ें फिज़िकल एंड सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस कर रही हैं कि बच्चा वही है, बट डिपेंडिंग अपॉन हिज फिज़िकल एंड सोशल एनवायरनमेंट ही कैन बी एनीथिंग। मतलब वो समाज में जो टॉप पोजीशन है उसको भी टच कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोजर ही इज़ गेटिंग फ्रॉम हिज फिज़िकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। और अगर उसका फिज़िकल एंड सोशल एनवायरनमेंट हम डिप्राइव्ड कर दें तो उसको फिर समाज में वो कुछ भी पाने में असमर्थ हो जाएगा। तो इन्होंने इतना बड़ा क्लेम किया था कि जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट होता है और उसको मैं कुछ भी बना सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। तो दिस लाइन इज़ द की लाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बिहेवियर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। इसमें बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में 2 टाइप की कंडीशंस हैं, एक तो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है और दूसरी इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है? क्लासिकल कंडीशनिंग अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर वे टू अ न्यूट्रल स्टिमुलस। ये फर्स्ट ईयर से आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे कि जब जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, जब वो CR बन जाता है, ठीक है। कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है? कंडीशन रिस्पॉन्स होता है सेलिवेशन। कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है? पेवलॉव के एक्सपेरिमेंट में बेल की आवाज़। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या होता है? फूड। अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है? सेलिवेशन। मतलब जब फूड को देख के डॉग लार बहाना स्टार्ट कर देता है तो ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है। When UCS leads to UCR, it is known as the normal behavior. अब इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग कहाँ पे आती है? When कंडीशन स्टिमुलस स्टार्ट्स इलिसिटिंग अनकंडीशन रिस्पॉन्स। मतलब जब घंटी की आवाज़ से लार बहनी स्टार्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब जो इंडिविजुअल है उसने सीख लिया है न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ एक ऐसा नेचुरल बिहेवियर करना। तो ये डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था पेवलॉव ने, और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अगर हम लर्निंग कंडीशनिंग के थ्रू जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो भी हमारा UCS का काम करने लगता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस का काम करने लगता है। दूसरी है ऑपरेंट कंडीशनल। It is a form of learning in which a voluntary response is strengthened or weakened by its association with positive or negative consequences. And this operant conditioning was propagated mainly by Skinner. So, behavior becomes more probable depending upon its consequences.
अब क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक बेसिक डिफरेंस है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें जो कुछ भी होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसमें जो कुछ भी होता है वो वॉलेंटरली होता है। जैसे ये स्किनर बॉक्स है, इसमें ये जो पॉइंट है ये लीवर का पॉइंट है। इसमें जब ये रैट है लीवर को प्रेस करता है तो ये जो फूड पैलेट्स हैं ये ऑटोमेटिकली इसमें आ जाते हैं। तो जब स्टार्टिंग के ट्रायल में इस रैट को इस स्किनर बॉक्स में डाला जाता है तो उसे पता नहीं होता है कि इसके क्या रिपरकशन होते हैं। फिर अचानक से उसकी पूंछ से या उसके मुंह से ये लीवर दब जाता है और फूड पैलेट्स आ जाता है। तो ग्रेजुअली बाय ट्रायल एंड एरर चूहा ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि दिस लिवर हैज़ समथिंग टू डू विद द फूड पैलेट्स। और एक स्टेज वो आ जाती है डिफरेंट ट्रायल्स के बाद में कि चूहे को जैसे ही केज में डाला जाता है, स्किनर बॉक्स में डाला जाता है, वो लिवर प्रेस करता है फूड को पाने के लिए। तो इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। मतलब इसमें जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मतलब फूड पैलेट्स का मिलना या ना मिलना, ये इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि इस रैट की एक्टिविटी क्या होगी। अगर ये रैट लिवर को प्रेस कर देगा तो उसको फूड पैलेट मिलेगा। दैट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज आर डिपेंडेंट अपॉन द एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये वॉलेंट्री है, इसमें चूहा अगर चाहेगा जितनी बार चाहेगा उतनी बार वो लिवर को प्रेस कर सकता है, एंड दिस इज़ द वॉलेंट्री रिएक्शन। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता था, वो इनवॉलेंट्री होता था। ठीक है, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का फोकस है कि बिहेवियर बिकम्स मोर प्रोबेबल डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज अगर पॉजिटिव हैं तो बिहेवियर स्ट्रेंथन होगा, और अगर कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव हैं तो बिहेवियर हमारा वीक हो जाएगा। ओके, the operant conditioning differs from classical conditioning in that the response being conditioned is voluntary, जैसा मैंने आपको बताया अभी, and purposeful rather than automatic such as salivation. Principles of operant conditioning are used in behavior. Third perspective is social cognitive theory. This theory focuses on learning by observing the behavior of another person, called a model. Albert Bandura has explained significant amount of learning by social cognitive learning theory. Operant conditioning makes learning a matter of trial and error. Social cognitive learning theory makes learning a product of observation. Social cognitive learning theory holds that when we see the behavior of a model being rewarded, we are likely to imitate that behavior and vice versa. अब अभी जो आपको बताया था ऑपरेंट कंडीशनिंग में, उसमें क्या होता था, उसमें जो था लर्निंग था, इट वाज अ मैटर ऑफ ट्रायल एंड एरर। रैट को स्किनर बॉक्स में डाला जाता है और फिर रैट को वो फूड पैलेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन ऑफ द रैट। और वो ट्रायल एंड एरर से ये सीख जाता है कि जब वो लिवर को प्रेस करेगा तो उसे फूड पैलेट मिल जाएगा, राइट। लेकिन सोशल लर्निंग कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो होती है वो ट्रायल एंड एरर के ऊपर बेस्ड नहीं होती है, ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होती है। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों के एक्सपीरियंस से हम उन्हें लर्न करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको ये पता है कि अगर लाइट की वायर को हम छू लेंगे तो हमें करंट लगेगा, तो ये हमें पता है, जिसकी वजह से हम लाइट के वायर को नहीं छूते हैं अगर उसमें करंट है। लेकिन आज तक हमने कभी करंट को पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन हम क्यों नहीं छूते? क्योंकि हमें दूसरों का एक्सपीरियंस है, हमें नॉलेज है और हमें इस चीज़ का पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो इस चीज़ को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। और जिसको देख के हम ये सीख रहे होते हैं वो हमारा मॉडल होता है। मॉडल को अगर उस चीज़ से पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे होते हैं तो हम वो काम करते हैं, नेगेटिव मिलते हैं तो वो हम काम नहीं करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने देखा कि किसी ने जलते हुए तवे पे हाथ अगर मान लीजिए रख दिया और उसका हाथ जल गया, तो हमें ये पता चल गया कि अगर तवा गर्म है और उसके ऊपर हम हाथ रख देंगे तो हमको पेन की सेंसेशन होगी, तो वो काम हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमने सीखा ना, इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन अवर ट्रायल एंड एरर, इट इज़ बेस्ड अपॉन अवर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। हमने देखा और हमारे कॉग्निशन की जो प्रोसेस है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, उसने हमें बताया कि ऐसा करना नहीं चाहिए, अदरवाइज़
हमें कुछ पेन की सेंसेशन होगी। इस दैट इज़ वाई दिस थ्योरी इज़ नोन एज द सोशल कॉग्निशन थ्योरी। मतलब सोसाइटी में हम ऑब्जर्व करते हैं, कॉग्निशंस के अनुसार, अपनी स्कीमा के अनुसार उसे इंटरप्रेट करते हैं और उसे हम लर्न कर लेते हैं। इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन ट्रायल एंड एरर। तो जैसे जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के एक्टिविटीज़ को इमिटेट करते हैं, वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, ठीक है। इसीलिए कभी कभी ये होता है ना कि हम कहते कुछ हैं लेकिन बच्चे करते कुछ हैं, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। बच्चे उसी चीज़ को इमिटेट करते हैं जो वो ऑब्जर्व करते हैं। वो सुन के कम रिस्पॉन्ड करते हैं, देख के ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वेशन लर्निंग प्रपोज बाय बैंदुरा. In contrast with behavioral perspective, Bandura viewed individual as active in their development rather than passively molded by their physical and social environment. बिहेवियरिस्ट के हिसाब से क्या है कि जो इंडिविजुअल है, ही और शी इज़ द पैसिव रेसिपिटेंट ऑफ द फिजिकल एंड सोशल एक्सपोजर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड ही बिकम्स वट एवर हिज फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट मेक्स हिम. लेकिन बैंदुरा के हिसाब से ऐसा नहीं है. इंडिविजुअल में कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं और वो उन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते चीज़ों को देखता है, उन्हें इंटरप्रेट करता है और दूसरों के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, दूसरों के एक्सपीरियंस को देख के ऑब्जर्व करके लर्न करता है. दिस इज़ नोन एज द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी इसे कहते हैं. एंड दिस इज़ नोन एज द सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट. फोर्थ पर्सपेक्टिव इज़ द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. इसमें पियाजे जो हैं, जीन पियाजे इज़ द मेन प्रोपाउंडर ऑफ द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट. एंड एग्जामिनिंग द रूट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग. एग्जामिनिंग द रूट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है कि ये जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है ये डिफरेंट स्टेजेस बताता है कि किस स्टेज में कितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है. जैसे पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताएंगे. पहली स्टेज बताइए सेंसी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है और इसमें बच्चा चीज़ों को वॉच करता है, सुनता है, टच करता है, टेस्ट करता है. दूसरी स्टेज इन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज की बताई, जो कि 2 से 6 साल तक की होती है. इसमें जो कॉग्निशन होता है यानी कि थिंकिंग जो होती है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाई सेवरल एरर्स इन लॉजिक. मतलब वो उतना लॉजिकल नहीं होता है. तीसरी जो स्टेज बताई है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. ये 7 से लेकर 11 साल तक की स्टेज होती है. एंड इन दिस स्टेज द चाइल्ड बिकम्स एबल टू सॉल्व एवरी डे लॉजिक प्रॉब्लम. एंड द लास्ट स्टेज इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 साल से लेकर अडल्टहुड तक चलती है. एंड इट कैन रीजन लॉजिकली एंड एब्स्ट्रैक्टली. ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसमें जो इंडिविजुअल होता है ये एब्स्ट्रैक्ट वे में भी थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल. और ये 12 साल से लेकर अडल्टहुड तक डेवलप हो जाती है. यानी कि पियाजे के हिसाब से अडल्टहुड आते आते आपकी जितनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं ये सब डेवलप हो जाती हैं. So the cognitive perspective emphasizes how people internally represent and think about the world. By using this perspective, developmental researchers hope to understand how children and adults process information and how their ways of thinking and understanding affect their behavior. Piaget suggests that the growth in children's understanding of the world can be explained by 2 basic principles: assimilations and accommodation. Assimilation is the process in which people understand a new experience in terms of their current stage of cognitive development and existing way of thinking. In contrast, accommodation refers to change in existing way of thinking in responses to encounter with new stimuli or event. तो assimilation और accommodation जो है ये entirely different है. accommodation में वो अपनी existing जो उसका thinking का pattern होता है उसको नए स्टिमुलस के हिसाब से चेंज कर लेता है, उसमें एडजस्टमेंट लाता है. एसिमिलेशन क्या होता है कि वो उस जो नई चीज़ है उसको आत्मसात करता है, मतलब उसको रिसीव करता है और उसको अपने करेंट कॉग्निटिव सिस्टम में उसको एक जगह देता है. तो एसिमिलेशन मतलब एक नई चीज़ को जो हमारा कॉग्निटिव स्कीमा है उसमें शामिल करना. अकोमोडेशन जो हमारी ऑलरेडी है उसको अगर हमें नया एक्सपोजर मिल रहा है उसके हिसाब से
अकोमोडेट करना मतलब उसमें चेंजेस लाना, एडजस्टमेंट करना। और ये 4 स्टेजेस हैं पियाजे की: फॉर्मल सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। फिफ्थ जो आपकी थ्योरी है ये है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। It is a perspective that uses a computer analogy to describe how the mind receives information and manipulates, stores, recalls and uses it to solve the problems. इसको कंप्यूटर से कंपेयर किया गया है कि जैसे हमारा कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है, इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, डेटा का जब प्रोसेसिंग हो जाता है उसके बाद उसका आउटपुट निकलता है। तो यानी कि मेमोरी के टर्म में अगर हम लें तो पहले कोई चीज़ हमारा इनपुट होता है, इनपुट मतलब हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद उसे प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैनिपुलेशन आता है, मतलब इसमें क्या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, इस टाइप से उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। फिर उसको स्टोर करते हैं, मतलब इनपुट आया, उसको प्रोसेस करा, उसको स्टोर किया और स्टोर करने के बाद वक्त आने पर उसे रिकॉल किया। रिकॉल मतलब दोबारा वर्तमान समय में उसे रिप्रोड्यूस किया और उस इंफॉर्मेशन को अपनी डेली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया। तो इसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कहते हैं, मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अगर हम एक चेन बना के कहें तो इसमें 3 कीवर्ड हैं। इनपुट होता है, इनपुट मतलब वी आर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन we are manipulating or processing that information, and after this manipulation we store that particular information in a system, and after storing we retrieve, recall or reproduce that particular information to solve the day-to-day problem of our life. This is called the information processing approach or perspective of the lifespan development. इसके बाद 6th अप्रोच है आपकी द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव कंटेंट्स दैट पीपल हैव अ नेचुरल कैपेसिटी टू मेक डिसीजन अबाउट देयर लाइफ्स एंड टू कंट्रोल देयर बिहेवियर। अभी तक आपने कितनी थ्योरीज पढ़ी, उनके क्या क्या बेसिक ओरिएंटेशंस थे। पहली थी आपकी साइकोडायनेमिक। साइकोडायनेमिक का कहाँ पे फोकस होता है, अनकॉन्शियस प्रोसेस पे, कि जो कुछ है वो अनकॉन्शियस में, मेजॉरिटी जो है वो अनकॉन्शियस में रहती है, जिसके लिए हम अवेयर नहीं रहते हैं। बिहेवियरिस्ट कहाँ पे फोकस करते हैं, इन्वायरमेंट पे फोकस करते हैं, कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव थ्योरी, चाहे सोशल कॉग्निटिव हो चाहे कॉग्निटिव थ्योरी हो पियाजे की, वो कहाँ करती है, हमारे कॉग्निशंस पे, हमारी थिंकिंग पर। लेकिन जो ह्यूमनिस्टिक हैं वो कहाँ पे, उनका फोकस कहाँ है, उनका फोकस इनर फोर्सेस पे है। वो ये बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल है ही इज़ फ्री टू मेक चॉइसेस, मतलब वो अपनी चॉइसेस इंडिपेंडेंट रूप में ले सकता है, एंड ही हैज़ द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू मेक चॉइसेस एंड कम टू डिसीजंस अबाउट देयर लाइफ इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन सोसाइटल स्टैंडर्ड्स। तो उनके हिसाब से इंडिविजुअल की फ्री विल है और उस विल के हिसाब से वो अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी ले सकता है। इस ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में 2 साइकोलॉजिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहले हैं कार्ल रॉजर्स और दूसरे मैस्लो। फिर उसके बाद लास्ट थ्योरी है, या जो लास्ट आपका पर्सपेक्टिव है, ये विगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। Vygotsky's social cultural theory emphasizes how cognitive development proceeds as a result of social interaction between members of a culture. इसमें इनका बेसिक फोकस क्या है कि इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करते हुए कैसे सरवाइव करता है और कैसे ग्रो करता है। मतलब इट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी विच रिजल्ट्स इन अ हेल्दी और which results in a personality irrespective of the quality of that personality. Socio-cultural theory emphasizes that development is a reciprocal transaction between the people in a child's environment and the child. Vygotsky believed that people and setting influence the child, who in turn influences the people and setting. मतलब ये reciprocal होता है। reciprocal का मतलब समझते हैं ना, 2 way।
हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी हमें प्रभावित कर रहा है और हम अपने कल्चर और सोसाइटी को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक अपना डायग्राम के थ्रू इसे एक्सप्लेन किया है। ये जो सेकंड है, दिस इज़ द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फर्स्ट जोन में क्या है, व्हाट आई कैन डू, इसमें ये रियलाइजेशन है मैं क्या कर सकता हूँ। सेकंड, जिसे इसका नाम दिया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, मतलब हम दूसरों की हेल्प से क्या काम कर सकते हैं। एंड जो लास्ट इसका स्फीयर है, व्हाट आई कैनॉट डू, मतलब व्हाट आई कैनॉट डू से लेके व्हाट आई कैन डू, मतलब ये जो बीच का स्फीयर है इसमें हमें इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। तो जो ये थ्योरी है इसका फोकस कहाँ है, इस पार्ट पे है। तो यानी कि व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, यहाँ पे हमारी रेसिप्रोसिटी वाली बात आ रही है। विद द सोसाइटी वी आर गोइंग टू अफेक्ट द सोसाइटी एंड वाइस वर्सा। सो दिस वाज द Vygotsky's point of view on लाइफ स्पैन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अब हमने आपको फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें ये बताया था कि लाइफ स्पैन का जो डेवलपमेंट में बेसिकली 3 डोमेन्स होते हैं। पहला आपका कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी बताया था, दूसरा एक्टिव वर्सेस पैसिव, तीसरा था आपका नेचर वर्सेस नर्चर। तो ये जितने पर्सपेक्टिव हुए हैं इनमें से जो साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव है, स्पेशली फ्रॉयड एंड एरिक्सन का, ये डिसकंटिन्यूटी को फोकस करता है। मतलब ये मान के चलता है कि डेवलपमेंट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि इन्होंने कुछ स्टेजेस बताई हैं कि लाइफ की ये स्टेजेस होती हैं। जबकि बिहेवियरिस्ट अप्रोच, सोशल लर्निंग अप्रोच बैंदुरा की जो है, और विगोत्स्कीज सोशियो कल्चरल अप्रोच और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो अप्रोच है, ये मान के चलती है कि डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दूसरे डोमेन पे अगर हम आए एक्टिव वर्सेस पैसिव पे, तो एक्टिव पियाजे की जो आपकी थ्योरी है कॉग्निटिव अप्रोच, विगोत्स्कीज अप्रोच और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, और जो एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट है, इन्होंने एक्टिव माना है। और जबकि फ्रॉयड की साइकोसेक्सुअल स्टेज और बिहेवियर थेरेपिस्ट डेवलपमेंट को पैसिव फिनोमेना के रूप में जानते हैं। अब लास्ट जो इसका डायमेंशन था वो क्या था, नेचर वर्सेस नर्चर। तो नेचुरली फ्रॉयड के हिसाब से जो डेवलपमेंट होता है ये नेचर के ऊपर बेस्ड होता है। नेचर मतलब बायोलॉजिकल, जो हमारा इनहेरिटेड होता है उसको हम नेचर कहते हैं। तो फ्रॉयड के हिसाब से जो डेवलपमेंट होता है वो नेचर होता है, और बिहेवियरिस्ट जो है वो इसको नर्चर मानते हैं। मतलब ये दोनों एक्सट्रीम है। मतलब साइकोडायनेमिक स्पेशली जो फ्रॉयड हैं ये बायोलॉजिकल को मानते हैं, और जो बिहेवियरिस्ट हैं ये इन्वायरमेंट को मानते हैं, नेचर नर्चर। इसके अलावा जितने भी हमारे पर्सपेक्टिव हैं, वो चाहे एरिक्सन का साइकोसोशल हो, चाहे बैंदुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी हो, चाहे पियाजे की हो, चाहे विगोत्स्की हो, आईपीटी हो, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी हो, ये डेवलपमेंट को इंटरैक्शन ऑफ बोथ नेचर एंड नर्चर मानते हैं। तो इन लोगों ने दोनों ही एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस किया है। तो ये तो आपके पर्सपेक्टिव थे ऑफ इंटरप्रेटिंग द लाइफ स्पैन डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। इसके बाद आपके कुछ मेथड्स हैं कि किन मेथड्स के थ्रू हम डेवलपमेंट को स्टडी कर सकते हैं। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट यूज मेनी मेथड्स इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल्स चेंज एंड मेंटली एंड फिजिकली ओवर टाइम। These methods include naturalistic observation, केस स्टडीज, सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंट्स अमंग अदर। हालांकि बहुत सारे होते हैं लेकिन मेन यही आपके 4 हैं, इसलिए इन्हीं के बारे में फोकस करेंगे। पहला है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। It is a research method in which people or other subjects are observed in their natural settings. Psychologists and other social scientists use naturalistic observation to study specific social or cultural settings that couldn't be investigated in other ways, such as prisons, bars and hospital, and the games which are conducted in the natural setting. तो नेचुरलिस्टिक जो ऑब्जर्वेशन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। और जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ये एक टाइप की साइको सोशल रिसर्च होती है। और ऑब्जर्वेशन इज़ द ओनली साइको सोशल रिसर्च जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होते हैं। जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ इंडिविजुअल इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज। तो इसमें
नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जो रियल लाइफ सिचुएशंस में होता है, और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन ही हो सकता है। जैसे अगर हमें मान लीजिए क्राउड टेंडेंसी देखनी है, तो उसको हम आर्टिफिशियल सिचुएशन में तो उनका ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते ना, वो तो रियल लाइफ में ही होगा कि अगर मॉब टेंडेंसी क्या है, तो मॉब होगी, कोई टॉपिक होगा, उस समय उनका क्या रिएक्शन होगा, तो ये हम नेचुरल लाइफ में ही स्टडी कर सकते हैं। या किसी अगर कोई फुटबॉल का मैच हो रहा हो या प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे हों, तो उनका कैसा बिहेवियर होता है, क्या उनके स्पॉन्टेनियस या क्या उनके रियल बिहेवियर्स हैं, या हॉस्पिटल्स में जो ऑपरेशन के टाइम होता है। तो ये सारी चीज़ें जिनको हम आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते हैं, अगर उनको क्रिएट करेंगे तो उनका पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगा। इन चीज़ों के लिए, इन डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को चेंज करने के लिए जिस मेथड को हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज द नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। Second is case study. Developmental psychologists collect a great deal of information from one individual in order to better understand physical and psychological change over the lifespan. केस स्टडी से क्या मतलब है कि एक चीज़ को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स को पर्सनली कॉन्टैक्ट करते हैं कि what are the factors which are leading to this particular behavior। तो उसके pros and cons, इसके लिए हम different sources से informations लेते हैं, उनकी डायरीज, उनके पर्सनल लेटर्स, schools and neighbors and parents, siblings, close friends, इस टाइप से डिफरेंट सोर्सेज होती हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन लेके उनकी एक केस स्टडी तैयार की जाती है, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन regarding that particular aspect from different sources of society. This particular approach is an excellent way to better understand individuals who are exceptional in some way। मान लीजिए अगर कोई इंडिविजुअल बहुत एक्सेप्शनल है किसी भी चीज़ में, वो किसी की क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, या किसी की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है बहुत बहुत ज़्यादा है इन स्पाइट ऑफ हैविंग एन एवरेज IQ, या किसी की मतलब लोगों को मैनेज करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, पढ़ाई में तो नहीं अच्छा है लेकिन वो लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकता है, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, वो उसमें बहुत अच्छी हैं। तो ऐसे लोगों को पर्सनली स्टडी करने के लिए कि इनमें क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो दूसरों से आउटस्टैंडिंग है, वो मतलब ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ क्राउड, वो एक भीड़ का हिस्सा नहीं है, वो एक्सेप्शनल है। तो उस एक्सेप्शनल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए वी रिफ़र टू द मेथड ऑफ केस स्टडी। मतलब केस स्टडी उस इंडिविजुअल के बारे में हमें माइन्यूट से माइन्यूट इन्फॉर्मेशन देगा जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगी कि ऐसे कौन सी चाइल्ड रियरिंग में या हम अपने इन्वायरमेंट में किस टाइप के एक्सपोजर को दें कि दूसरे बच्चों में भी इस टाइप की एक्टिविटी या स्किल को हम डेवलप कर सकें। तो ये जो केस स्टडी मेथड होता है, ये इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन की जो किसी चीज़ में एक्सेप्शनल होते हैं, एक्सेप्शनली गुड होते हैं, उनकी केस स्टडी को हम स्टडी करके उन सारी चीज़ों को दूसरों लोगों के बेटरमेंट के लिए इम्प्लीमेंट कर सकें। But it is especially prone to research bias in interpretation and it is difficult to generalize conclusion to the larger population। तो जो केस स्टडी होती हैं दीज आर वेरी मच बेनिफिशियल, बट एज इट्स नेचर इज स्पेसिफाइड दैट इट रिस्टोर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सो मैनी सोर्सेज, तो इसमें पर्सनल बाइसेस आने के चांसेस होते हैं, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड मैथड to explore the individual factors which are contributing to a particular positive trait in the personality of the individuals, and by knowing that the researcher can inculcate that characteristic in the personality of other individuals also. Third is the survey method. A survey is a research method used for collecting data from a predefined group of respondents to gain information and insights into various topics of interest. They can have multiple purposes and researchers can conduct it in many ways depending on the methodology chosen by and the study's goals. सर्वेज क्यों होते हैं? क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम टेलीफोन सर्वे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्वे भी कर सकते हैं, हम फील्ड सर्वे भी करते हैं। तो ये जो सर्वे होते हैं ये जो रिसर्चर है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है, उनके किसी पर्पस को लेके होते हैं कि ये सर्वे, तो ये जो सर्वे हैं ये एक साथ हमें बहुत ब्रॉड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं।
And the last method is experiments. These involve significant control over extraneous variables and manipulation of the independent variables. Experiment basically होते क्या हैं? Experiments are the means to explore the cause and effect relationship between ऑब्जेक्ट्स. मतलब जब हमें किसी चीज़ में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना होता है तो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. और ये एक्सपेरिमेंट्स में कुछ आईवीज़ होते हैं, कुछ डीवीज़, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो चीज़ें होती हैं जिनका हम इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिन पर देखना चाहते हैं. ठीक है. और इनका मतलब ये जो सपोजिंग वी वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ एंग्जाइटी अपॉन द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल या अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल. तो यहाँ एंग्जाइटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई और परफॉर्मेंस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. अब अगर हमें सिर्फ यही चीज़ एक्सप्लोर करना है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एंग्जाइटी अपॉन परफॉर्मेंस, तो हमें बहुत सारे ऐसे एक्सट्रेनियस फैक्टर्स होंगे जिन्हें कंट्रोल करना होगा. जैसे जेंडर पे एंग्जाइटी का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है. जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जो गर्ल्स होती हैं उनमें एंग्जाइटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. तो हम अगर सिर्फ एंग्जाइटी के इफ़ेक्ट को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें जेंडर को कंट्रोल करना होगा. तो जेंडर को अगर हम कंट्रोल कर पाएंगे और हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को कंट्रोल कर पाएंगे तो हम ये कह पाएंगे कि जो भी परफॉर्मेंस में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ एंग्जाइटी एंड नॉट बिकॉज ऑफ सम एक्सट्रेनियस फैक्टर्स. तो जब हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना होता है, हम जानना चाहते हैं कि ए का कारण क्या है, बी सी डी ई एफ जी इनमें से कौन सा फैक्टर विच इज़ द मेन कॉज ऑफ ए, तो हम उसमें एक्सपेरिमेंट्स ही करते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स आर डन इन प्योर कंट्रोल सिचुएशंस और उसमें एरर्स आने के चांसेस हमारे कम होते हैं. एंड एज सच एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अलाउज डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट टू मेक causal statements about certain variables that are important for the development process. जैसे अगर हम मान लीजिए ये स्टडी करना चाहते हैं कि what is the effect of nutrition upon the development of the individual. न्यूट्रिशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पे, तो इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा. ठीक है. तो इसके लिए न्यूट्रिशन का अगर हम इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हैं डेवलपमेंट पे तो हमें एज जो होगा वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा और उसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा. क्योंकि एक एज ग्रुप मान लीजिए हमने 5 साल का बच्चे का ले लिया और दूसरा मान लीजिए हमने 18 साल के बच्चों का ले लिया. तो 18 साल के जो हमारा ग्रुप है इंडिविजुअल का, उनको हम चाहे जितने भी अच्छा न्यूट्रिशन दे दें उनकी हाइट और वेट में उतना गेन नहीं होगा. लेकिन जो 5 या 6 साल के बच्चों का ग्रुप है उनको हम कम भी न्यूट्रिशन देंगे तो उनका तो ग्रोथ की एज है तो उनमें ग्रोथ होगा. तो यहाँ पे हम ये नहीं बता पाएंगे कि जो उनके वेट या हाइट में या जो डेवलपमेंट में चेंज हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल वैल्यू और बिकॉज ऑफ सम एज फैक्टर्स. तो अगर यहाँ पे हम जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं वी वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन अपॉन डेवलपमेंट, तो वी हैव टू कंट्रोल द वेरिएबल ऑफ एज विच इज़ एक्सट्रेनियस इन दिस केस. तो जो experiments होते हैं they are used to establish the cause and effect relationship between various situations. And because experimental research must occur in a controlled environment, researcher must be cautious about whether researches observed in the laboratory translate to an individual's natural environment. That is the matter of generalization. So this was all about the perspective and methods of lifespan development. यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो ख़त्म हो जाती है. इससे रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज़ हैं यू कैन आस्क. दीज आर द रेफरेंसेस जहाँ से मैंने मैटर लिया है और जहाँ से ये स्लाइड्स हैं. थैंक यू सो मच एंड दैट वाज ऑल फॉर नाउ.